Hello बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस. यस स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा. हाँ जी, तो हम लोग अपना सेकंड पार्ट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है, तो अब इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं. सेकंड पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट हुआ है. ठीक है, वे compete कर पाए हैं और पेरिश मीन्स या तो वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं या डाई मीन्स मरने के कगार पे पहुंच गए हैं. तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने क्या, उनको क्या प्रॉब्लम आई है. स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैज़ मतलब ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड अ मेजर चैलेंज फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा कर दिया उनके. अब देखिए, राइजिंग कंपटीशन में हम लोग पढ़ेंगे. राइजिंग कंपटीशन में आपको एक केस स्टडी गिवन है. उसमें एक रवि जो है वो क्या कर रहा है, वो कैपेसिटर्स जो है वो बनाता है. वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे टीवीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं और ट्यूबलाइट्स में यूज़ होते हैं. तो जब वो उसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो कुछ ही टाइम में उसने अपना प्रोडक्शन काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था और उसने अपने अंडर जो है 20 वर्कर्स जो हैं रख लिए थे. ठीक है, जो उसके अंदर काम करते थे वर्कर्स, वो 20 वर्कर्स थे. बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर लिया, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस ओवर हो गई. तो इसके तहत क्या हो गया, जो उसके और क्लाइंट्स थे, हिज मेन क्लाइंट्स, जो टेलीविज़न कंपनीज वगैरह के साथ उसके लिंक्स बन गए थे कि जो क्योंकि वो टेलीविजन्स में, ट्यूबलाइट्स में वो कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते थे, तो वो कंपनीज़ के साथ उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे. अब उन कंपनीज़ को क्या हो गया, वो भी इम्पोर्ट कर सकते थे वो भी. तो उन कंपनीज ने क्या किया, दिस टेलीविजन कंपनीज यूज टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द कैपेसिटर्स इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन सेट. ठीक है, अब जो उन टेलीविजन कंपनीज के पास ऑप्शन मिल गया, वो जो इंपोर्ट किए हुए कैपेसिटर्स होते थे वो उन्हें यूज कर सकते थे. तो इस तरह से रवि के साथ साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इस टाइप का कंपटीशन फेस किया, इवन फेस नहीं भी कर पाए और उन्हें क्या करना पड़ा और वो आउट ऑफ आउट ऑफ मार्केट हो गए. इस तरह से आप देखिए, रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 में जितना वो प्रोड्यूस करता था अब उससे भी हाफ हो गया. इवन उसके वर्कर्स जो 20 वर्कर्स थे अब 7 वर्कर्स रह गए हैं. किस वजह से, बिकॉज स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव नो, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, उनके पास इतना फाइनेंशियल सोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को compete कर सकें. तो ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या हो गया कि एमएनसीज जब कंट्रीज में एंटर कर गई और जो फॉरेन ट्रेड हो गया, तो फॉरेन ट्रेड के चलते जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया. तो बहुत से स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे वो आउट ऑफ मार्केट हो गए. ठीक है, और मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज्ड देयर यूनिट्स. उन्होंने अपना यूनिट ही क्लोज कर दिया. ओके, ठीक है. उसके बाद हम कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डायरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब एग्जांपल्स ऐसे हैं जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं. ठीक है, और इन सभी इंडस्ट्रीज को चलाने वाले जो स्मॉल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, दे हैव बिन हिट हार्ड ड्यू टू द कॉम्पिटिशन. उन्हें कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा क्या लगा, हिट हार्ड हुए, धक्का लगा. सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस. काफ़ी सारी यूनिट्स तो बंद भी हो गई, जैसे हमने यहाँ देखा कि रवि और उसके कई फ्रेंड्स ने भी अपने बिजनेस जो है उनके यूनिट्स क्लोज हो गई थी और इवन जो उनके वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए. द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक डाटा, तो 20 मिलियन लोग जो हैं वो इन स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं और बाकी जो रेस्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ठीक है, उनके एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं. समझ में आ गई ना बात. अब आप ये देखिए कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं. बट इस फॉरेन ट्रेड के चलते और हमारे जो है एमएनसीज के चलते, नो डाउट इनसे हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारी कंट्री जो है डेवलप हो रही है. बट इसके साथ साथ हमारी कंट्री में जो लोग हैं, वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी एक चैलेंज फेस कर रहे हैं. आगे है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. मैंने अभी आपको बताया कंपटीशन क्या फेस करना पड़ रहा है. ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ द कंपटीशन हैव सब्सटैंशियली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स.
जब इस कंपटीशन जो फॉरेन ट्रेड है, जो एमएनसीज हैं, उन्होंने हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को एक कंपटीशन तो दिया ही है, जिसके चलते हमारे वर्कर्स को एक की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी आया है। और उस चेंज क्यों आया है, कैसे आया, देखिए। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। अब आज की डेट में एम्प्लॉयर्स जो होते हैं अपने वर्कर्स को परमानेंट एम्प्लॉय नहीं करते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें एम्प्लॉय कर लेते हैं, क्योंकि फिर फुल ईयर के लिए सैलरी देना तो वो भी टफ हो जाता है ना, कि ग्लोबलाइजेशन के चलते आगे इंडस्ट्री की कंडीशन क्या होती है, सिचुएशन क्या फेस करती है इंडस्ट्री, वी डोंट नो। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स की जॉब आज की डेट में सिक्योर, ज़्यादा लंबे समय के लिए सिक्योर नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम इस गारमेंट फैक्ट्री में रीड करेंगे, आगे आप देखिए। हाँ जी, पहले हम एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। अ गारमेंट वर्कर में देखिए 35 ईयर्स सुशीला हैज स्पेंट मैनी ईयर्स इन अ वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दिल्ली में। उसने अपने 35 साल लगाए हैं। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर की तरह एम्प्लॉय हुई थी। उसका हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड एंड ओवर टाइम एज अ डबल रेट व्हेन सुशीला फैक्ट्री क्लोज्ड इन द लेट 1990s में। जब तक क्लोज हुई उसको ये सब मिलता था। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब व्हेन सुशीलाज फैक्ट्री क्लोज्ड इन, अच्छा ये सब उसे मिलता था, ठीक है। लेकिन जब उसकी फैक्ट्री क्लोज हुई, आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब 6 months शी फाइनली गोट अ जॉब 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर दूर उसे जॉब मिली जहाँ से वो रहती थी। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक उस फैक्ट्री में काम करने के बाद भी वो एक टेम्परेरी वर्कर थी और अर्न लेस देन हाफ वट शी वॉज अर्निंग अर्लियर, और उससे आधा ही कमा पाती थी जितना वो पहले कमाती थी, ठीक है। मीन्स कि एक वर्कर है जो परमानेंट वर्कर है। आप आज की डेट में खुद भी लगा लीजिए, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो वहाँ पे परमानेंट स्टाफ होता है, उनकी सैलरी जो होती है 1,50,000 80,000 के अराउंड उनकी सैलरी होती है। और वही जो टेम्परेरी स्टाफ होता है उनकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 10,000, 15,000, 20,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। और वही यहाँ पे हुआ किसके साथ, सुशीला के साथ। तो आधा से भी कम कमा पाती थी वो दूसरी नई जगह पे। सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग। वो सुबह 7:30 बजे अपना घर जो है घर से निकलती थी और 10 बजे रात को घर पे आती थी। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज। अगर वो किसी दिन छुट्टी ले लेती थी, इसका मतलब क्या, उसकी सैलरी कट जाती थी। शी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट्स शी यूज्ड गेट अर्लियर। अब उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था जॉब करने से, जो भी बेनिफिट्स उसे पहले मिल रहे थे। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली fluctuating orders and therefore pay even less. Factories closer to her home have widely fluctuating orders. जो फैक्ट्रीज मतलब उसका ऑर्डर जो था ना, उससे फ्लक्चुएटिंग मीन्स कभी कम ऑर्डर तो कभी ज़्यादा ऑर्डर मिलता था, जिसकी वजह से उसे क्या करती थी, उसकी पे भी इवन कम हो जाती थी। मीन्स जैसे होता है ना कि डेली बेस पे होते हैं वेजेस, कि जितना डेली में उनके ऑर्डर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जिस दिन उसे कम ऑर्डर मिलता था उस दिन उसकी सैलरी भी कम हो जाती थी। तो आप ये देखिए कि अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। किसके वजह से, या तो ये कह सकते हैं हम लोग कि एमएनसीज के आने से भी हो गई है, फॉरेन ट्रेड के होने से भी हो गई है, लिबरलाइजेशन की वजह से हुई है, या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई है। ऐसा किस वजह से हुआ है, ठीक है। अब ये चाहे इनमें से कोई भी रीज़न रहा हो, अब हर एक चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव हुए हैं तो अगर कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है तो पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ कई स्मॉल यूनिट्स क्लोज भी हो रही हैं और नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि वर्कर्स के लिए आगे जॉब नहीं है, ठीक है। आगे हम यहाँ से रीड करते हैं। लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था, ब्रिटेन क्या करता है, हमारी कंट्री से कॉटन इंपोर्ट करता है और हम अपनी ही फैक्ट्री में गारमेंट्स बना के हमारी ही कंट्री में उसी कॉटन से के बने हुए जो कपड़े होते हैं ना, हमारी ही कंट्री में वो डबल ट्रिपल प्राइसेस पे क्या करता है, वो सेल करता है, ठीक है। तो इसका लॉस नो डाउट हमें है, बट अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर सोर्सेज होंगे तो वही कपड़ा हमारी कंट्री में भी बन सकता है।
समझ में आ गई। हमारी कंट्री से इंपोर्ट क्यों करते हैं? एक तो उन्हें सस्ता पड़ता है, सेकेंडली वो महंगे दामों पे हमारी कंट्री में बेच सकते हैं। तो ये क्या है? जस्ट फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड से नो डाउट एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रहा है, जैसे हमने पिछली एक चाइनीज टॉयज वाली केस स्टडी में भी किया था, जिससे हमारे इंडियन जो टॉयज मेकर थे वो क्या हो रहे थे? वो लॉस की सिचुएशन में जा रहे थे। देन देखिए, जो लार्ज एमएनसीज है गारमेंट इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका, वो इंडियन एक्सपोर्टर से क्या करते हैं? हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, और दीज लार्ज एमएनसीज जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क टुक द चीपेस्ट गुड्स। उनके साथ एमएनसीज के वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होने की वजह से वो चीपेस्ट गुड्स उठाती हैं बल्क में, जिससे उन्हें फ़ायदा हो। चीपेस्ट गुड्स का मीनिंग जो जहाँ से उन्हें सस्ती चीज़ें मिल जाएं, वहाँ से वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री से उठा लिया और अपनी कंट्री में उन्होंने प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्ट कर लिया, उसको पूरा प्रोड्यूस कर लिया और फिर उसे सेल कर दिया। कहाँ पे? इन द इंटरकनेक्टिंग मार्केटिंग में, मीन्स जो हमारी कंट्रीज़ की डिफरेंट कंट्रीज़ की मार्केट में। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ऑन कॉस्ट। अब ऑर्डर ज़्यादा लेने के लिए इंडियन गारमेंट्स वाले क्या करते हैं? जो एक्सपोर्टर होते हैं, ट्राई हार्ड टू कट देयर ऑन कॉस्ट, वो अपनी कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऑर्डर ज़्यादा मिल रहा है। भी चलो, अगर कोई 5 रुपीज़ की कोई एक यूनिट है, ऑर्डर बल्क में मिल रहा है, तो 4.5 की देने को भी तैयार हो जाते हैं। एज कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, नो डाउट जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम नहीं हो सकती है, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। फिर वो अब अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल उन्हें कम रेट पे नहीं मिलता ना एक्सपोर्टर्स को या अपने मैन्युफैक्चरर को, तो वो लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। वेयर परमानेंट बेसिस, जैसे मैंने बताया था पहले कि परमानेंट बेसिस पे वर्कर्स को एम्प्लॉय ना करके टेम्परेरी बेसिस पे कर देना, जिससे कि उन्हें सारे साल की उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ती। वर्कर ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। और इसके अलावा जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, उन्हें पता है कि हमारी जॉब इसके बाद नहीं है, तो वो क्या करते हैं? लंबे समय के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए, वर्किंग आवर्स के लिए भी काम करते हैं, नाइट शिफ्ट भी देनी पड़ती है, और रेगुलर बेसिस से भी, और पीक सीजन में उन्हें रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है। मीन्स अगर पीक सीजन में हम ज़्यादा काम करते हैं तो वर्कर्स को हमें कुछ बोनस, कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आज की डेट में वर्कर्स जो हैं वो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, अगर एक वर्कर काम नहीं करेगा तो दूसरा तो तैयार खड़ा होता है, तो ऐसे वर्कर्स जो हैं अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए फिर डिमांड भी नहीं करते हैं। तो वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसलिए वेजेस जो हैं वर्कर्स की कम हैं और वर्कर्स को मजबूर होना पड़ता है ओवर टाइम वर्क करने के लिए भी। वाइल दिस कॉम्पिटिशन, और ये ऐसा किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्यों है? एमएनसीज ने क्या कर दिया की वजह से कॉम्पिटिशन हमारी कंट्री में बढ़ गया है। वाइल दिस कॉम्पिटिशन अमंग द गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स हैज अलाउड द एमएनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट। और इसी कॉम्पिटिशन के चलते हैं जो गारमेंट एक्सपोर्टर जो है वो एमएनसीज को, जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं हमारे, उन्होंने एमएनसी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का भी एक जरिया दे दिया है। वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। और वर्कर्स को उनका बेनिफिट का जो एमएनसीज जो बेनिफिट कमाती हैं उसमें से वर्कर्स को उनका शेयर देने से भी इनकार कर दिया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आज एक वर्कर काम करने को रेडी नहीं है तो और कोई वर्कर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। द कंडीशन ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन इन मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब वर्कर्स की कंडीशन बहुत हार्ड हो गई है काम करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं? बिकॉज काम तो करना ही पड़ेगा ना उन्हें, क्योंकि अगर एक वर्कर काम करने को रेडी नहीं है तो दूसरा तो टेम्परेरी काम करने के लिए रेडी हो ही जाता है। और जो मैंने बताया ना कि परमानेंट वर्कर्स की बजाय आज की डेट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टेम्परेरी वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स की सिक्योरिटी थी वो भी नहीं रही है। वो उनका सिस्टम भी, वर्किंग सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का सेम ही हो गया। जैसे हमने सुशीला का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन। अब सुशीला जो थी, हमने यहाँ पे पढ़ा, पहले वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थी तो यहाँ से भी तो उसे जॉब से हटा दिया गया ना, क्योंकि वो भी परमानेंट तो वो भी नहीं रही, चाहे उसको जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ थी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेम हो गई हैं। सुशीला नो लॉन्गर गेट प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे इंजॉयड अर्लियर। क्लियर?
उसके बाद है हमारा द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल कैसे किया जा सकता है? अब जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं उससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। हर एक को ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं हुआ है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। अब लोगों ने अपने पैसा, एजुकेशन, वेल्थ को भी यूज़ कर लिया, स्किल को यूज़ कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिली। ठीक है, और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सब कुछ यूज़ कर लिया। और दूसरी तरफ से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हु हैव नॉट शेयर द प्रॉफिट, जिन्हें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। Since globalization is now a reality, the question is how to make globalization more fair। अब ग्लोबलाइजेशन तो है ही है, सभी कंट्रीज एक दूसरे से के साथ कनेक्ट तो हो चुकी हैं, लेकिन अब ये एक सवाल उठता है कि हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाएं तो बनाएं कैसे? फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन हो ना तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिल जाएगी। एंड ऑल्सो इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट भी तब इजीली जो है अच्छी तरीके से शेयर किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट इस केस में क्या रोल प्ले करती है? अब देखिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के लिए पॉलिसीज उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि सभी लोगों के लिए ही कंट्री में उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिच एंड पावरफुल से मीनिंग है हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे मीनिंग है। और जो ऑल द पीपल में यहाँ पे मीनिंग लिया गया है जो वहाँ पे वर्कर्स काम करने वाले हैं। यू हैव रेड अबाउट सम पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। अब कई स्टेप्स तो हमने पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट क्या ले सकती है क्या नहीं ले सकती है। जैसे एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाए, उनके राइट्स को सो दैट प्रॉपर गेट देयर राइट्स, उन्हें अपने राइट्स मिल सकें। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। ठीक है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूव करें, जिससे कि वो लंबे समय तक इन एमएनसीज को कम्पीट कर सकें। ठीक है, कि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एमएनसीज के जो कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की उससे भी कुछ सस्ता हो या उसके जैसा हो, मतलब क्वालिटी वाइज कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें वो। तो ऐसा गवर्नमेंट उन्हें क्या करे, उनको कुछ सपोर्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी यूज़ कर सकती है कि कुछ एक चीज़ों और के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। इट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयरर रूल्स। WTO के साथ बातचीत करे गवर्नमेंट कुछ फेयरर रूल्स पे। इट कैन ऑल्सो अलाइन दैट विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू द फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। यस, कि WTO से बात करके कुछ एक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना डोमिनेशन बनाना चाहती हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, तो ऐसा ना हो, मतलब उनकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर दी जाए। क्लियर। उसके बाद है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO। अभी इसके बाद काफ़ी सारे पिछले कई सालों से काफ़ी कैंपेनिंग हुई, मतलब प्रचार हुआ, रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिप्रेजेंट किया, जिसमें हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट WTO ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी डिसीजन लिए उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी सारे कैंपेनिंग और रिप्रेजेंटेशन किया लोगों ने। और दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद यही एक डिसीजन निकला कि लोग ही ऐसे हैं, लोग ही हैं जो ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए स्ट्रगल करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब लोग मीन्स वर्कर्स ही हैं जो ग्लोबलाइजेशन के रुख को चेंज कर सकते हैं, कि फेयर बना सकते हैं। अब उसके बाद इस चैप्टर को हम कैसे ओवर करेंगे, इसका इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी लुक दैट प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमने प्रेजेंट फेज ग्लोबलाइजेशन का प्रेजेंट फेज क्या है,
ठीक है। प्रेजेंट में ग्लोबलाइजेशन कैसा है ये हमने पढ़ लिया। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड। और ग्लोबलाइजेशन के लिए मेन किस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। और एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल, ये हमने बता ही दिया है कि एमएनसी जो है मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। मोर एंड मोर एमएनसीज आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, और एमएनसीज जो है वर्ल्ड में ऐसी लोकेशन, एक ऐसा स्थान ढूंढती हैं जो उनके प्रोडक्शन के लिए चीप पड़े उनको। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली आईटी has played a big role in organizing the production process countries across the countries. In addition, liberalization of trade और investment के बारे में भी हमने पढ़ लिया, जो globalization has facilitated globalization by removing the barriers to trade and investment। के जो हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड हुआ है इसने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फैसिलिटेट कर लिया है, उसने स्टिमुलेट किया, एनकरेज किया है बाय रिमूविंग द बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मीन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे बैरियर्स को रिमूव करके। एट द इंटरनेशनल लेवल WTO ने पुट एज प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और WTO ने अपने लेवल पे सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को ही प्रेशराइज किया है कि वो लिबरलाइज करे। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स विद स्किल एजुकेशन एंड वेल्थ, ये हमने अभी अभी रीड किया है, ठीक है। एंड मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स वर्कर्स जो है इससे सफ़र भी हुए हैं। एंड राइजिंग कंपटीशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। बात सिर्फ ये उठती है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है, ठीक है, फेयर ग्लोबलाइजेशन जो है ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। एंड बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन तभी शेयर किए जा सकते हैं बिटवीन द पीपल, वर्कर्स एंड द मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स के बीच में, अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा। ओके बच्चों, दिस वाज योर चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। अब आपने क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन की सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करना है, जिससे आपको ये चैप्टर सारा एकदम से क्लियर हो जाए और इस चैप्टर में से जो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सको। ओके बच्चों, बाय।